बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सुबह बखैर। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मैं हूं उज़ैर मलिक और मेरे साथ मौजूद हैं नजफ राजा। हमेशा की तरह नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप ज़बरदस्त होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे, उठ चुके होंगे, क्योंकि आज अभी हम एक चीज़ का जिक्र करने वाले हैं जिस चीज़ की हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत है, और वो है चाय का कप। बिल्कुल। तो नाजरीन, आज चाय का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इसके बगैर ना हमारी सुबह होती है ना रात होती है। खाने से पहले चाय चाहिए, खाने के बाद चाय चाहिए, किसी के घर चले जाएं तब भी हमें चाय चाहिए। तो इसी हवाले से बात करते हैं। चाय और पानी के बाद दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मशरूब समझा जाता है, जो ना सिर्फ जायका बल्कि सकाफत, मईशत और सेहत से भी गहरा ताल्लुक़ रखता है। हर साल 21 मई को चाय का आलमी दिन मनाया जाता है ताकि इस मशरूब की आलमी अहमियत को उजागर किया जा सके। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस साल के लिए जो थीम मुंतखब किया है वो है टी फॉर बेटर लाइव्स। इस थीम का मकसद है चाय की पैदावार से वाबस्ता अफराद, ख़ास तौर पर ख़वातीन की मेहनत को सराहना और पायदार काश्तकारी, मुनसिफाना तजारत और चाय की पैदावार के जरिए माशी तरक्की को फ़रोग देना। क्या बात है। पाकिस्तान में चाय सिर्फ एक मशरूब ही नहीं है बल्कि ये एक सकाफती रिवायत भी है। ये हर घर, दफ्तर और महफिल का लाजमी जुज़्व है। पाकिस्तान दुनिया के सबसे बड़े चाय दरामद करने वाले ममालिक में शामिल है, क्योंकि आप देखते हैं कोई खुशी का मौका हो, कोई गमी का मौका हो, लोग जो है ना सबसे पहले तकाजा कर रहे होते हैं कि जनाब चाय पेश की जाए। चाय किधर है? या किसी के साथ उधर बैठना हो तब भी हम कहते हैं आज कंपनी के लिए भी चाय के कप पे बैठेंगे। तो जनाब रवा माली साल के पहले 6 माह में पाकिस्तानियों ने 87 अरब 32 करोड़ रुपए चाय पर खर्च किए। द एग्रीकल्चर और अगर आपको बताएं द एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट नामी मैगजीन के मुताबिक पाकिस्तान में चाय की मजमूई मार्केट का हजम 2029 तक $2.57 बिलियन तक पहुंच सकता है। चाय खास तौर पर अगर बात की जाए सब्ज और स्याह चाय की, वो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, जो दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छी है, आपके दिमाग के लिए अच्छी है। इसके साथ साथ आपको एंटी एजिंग से बचाती है। इसके अलावा आपको बताते हैं हालिया तहकीक के मुताबिक रोज़ाना 3 कप चाय पीने से, ये दूध वाली चाय नहीं, सब्ज़ चाय पीने से आपका ब्लड प्रेशर में कमी आती है, आप सेहतमंद फील करते हैं, आपका वज़न भी कम होता है, आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। चाय ना सिर्फ एक मशरूब है बल्कि एक सकाफत, एक मईशत, एक सेहत बख्श आदत है। चाय के आलमी दिन के पर हमें इस मशरूब की अहमियत को उजागर करना है, समझने की ज़रूरत है। और ये जो इस पर मेहनत करते हैं, इसको पैदा करने की कोशिश करते हैं, पैदावारी में मेहनत करते हैं, उनको उनकी मेहनत को सराहने का ये आज दिन है। और बिल्कुल इसलिए यूएन ने इस बार ये थीम जो है वो सिलेक्ट किया है। आप देखें, कभी आप वो मंजर देखें, हम तो चाय बड़ी मज़े से चुस्कियाँ लेके पी रहे होते हैं, जहाँ से ये जो पत्ते हैं चाय के ये तोड़े जा रहे होते हैं। अगर आप उनको देखें, खवातीन चुन रही होती हैं, कितने बड़े बैग उन्होंने उठाए होते हैं और पहाड़ी ढलवाने होती हैं। वहाँ पर देखने में तो बड़ा खूबसूरत लग रहा होता है, लेकिन बहुत गर्म वेदर होता है और इसमें वो बड़ी मेहनत करते हैं। तो जनाब उन्हें भी जो है हम सैल्यूट करते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को अब आगे बढ़ाते हैं और वेदर सेगमेंट में आपको बताते हैं कि आज मुल्क भर में मौसम क्या रंग दिखाने वाला है। बताइए कितने कलर हैं? तो आइए चलते हैं, दर्जा हरारत की बात करते हैं। कम के बेशतर मैदानी इलाकों में आने वाले चंद रोज़ शदीद गर्म रहेंगे। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दिन का दर्जा हरारत 4 से 6, जबकि वस्ती और बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में दिन का दर्जा हरारत मामूल से 5 से 6 डिग्री ज़्यादा रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने शदीद गर्मी के पेश नज़र आवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है। आइए मौसम की तफसीली सूरत हाल जानते हैं। सबसे पहले रुख करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां मौसम खुश्क और मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। गिलगित में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 22 और कम से कम 12 डिग्री रहने का इम्कान है। स्कर्दू में आज ज़्यादा से ज़्यादा पारा 16 और कम से कम 60 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई की है। नज़र डालते हैं आज़ाद कश्मीर के मौसम पर। आपको बताते हैं जहां मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 और कम से कम 23 डिग्री रहेगा। श्रीनगर की तरफ चलते हैं, वहाँ पर आज
ज़्यादा से ज़्यादा पारा 30 और कम से कम 12 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान वादी भर में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि दोपहर के बाद आसमान पर बादल छाए रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और अब आपके साथ शेयर करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का मौसम, जहां आज दिन भर सूरज आंखें दिखाएगा। पेशावर में आज ज़्यादा से ज़्यादा पारा 45 और कम से कम 25 डिग्री रहने की तवक्को है। सवात की तरफ चलते हैं, जिसको पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा पारा 21 और कम से कम 9 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि जनूबी और वस्ती अजला में दिन के वक्त शदीद गर्म रहने का इम्कान जाहिर किया है। और अब जिक्र करते हैं सुबह पंजाब के मौसम का। सूबे के बेशतर अजला में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। लाहौर की बात करें तो वहां पर आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 42 और कम से कम 28 डिग्री रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद की तरफ चलते हैं, वहां पर आज ज़्यादा से ज़्यादा पारा 42 और कम से कम 27 डिग्री रहेगा। मुल्तान की तरफ रुख करते हैं, वहाँ पर आज ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 46 और कम से कम 32 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटे के दौरान सूबे के अक्सर अजला में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा और इसी शदीद गर्म मौसम के बायस वस्ती और जनूबी पंजाब में गर्द आलूद हवाएं भी चल सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, सूबा बलूचिस्तान का मौसम शेयर करते हैं आपके साथ, जहां शदीद गर्मी का राज है। दारुल हुकूमत कोयटा का तज़किरा करें तो वहां पर आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 और कम से कम 17 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे के ज़्यादातर अजला में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि जनूबी अजला में मौसम शदीद गर्म रहने और तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। और आखिर में जिक्र करते हैं सुबह सिंध के मौसम का, जहां सूरज कहर ढाने लगा है। कराची में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 और कम से कम 28 डिग्री रहेगा। हैदराबाद की बात करते हैं, वहां पर आज ज़्यादा से ज़्यादा पारा 42 और कम से कम 26 डिग्री रहेगा। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध के बेशतर अजला में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई की है। दोपहर के बाद साहली इलाकों में तेज़ और गर्द आलूद हवाएं चलने की भी तवक्को है। तो जनाब, गर्मी का दौरा है और बड़ी शदीद गर्मी है, हीट वेव है और सबसे ज़्यादा बुजुर्गों के साथ साथ बच्चे जो हैं वो बहुत मुतासर हो रहे होते हैं। पंजाब की अगर हम बात करें तो हीट वेव की वजह से सूबे भर में स्कूलों के औकात कार तब्दील कर दिए गए हैं। सुबह 7:30 से 11:30 बजे तक ये अब औकात कार महदूद किए गए हैं, जबकि शदीद गर्मी के बायस तालीमी इदारों में गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान भी कर दिया गया है। महकमा तालीम की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब में सरकारी और प्राइवेट स्कूल 28 से 14 अगस्त तक बंद रहेंगे, यानी 28 मई से 14 अगस्त तक। इसके अलावा महकमा हायर एजुकेशन पंजाब ने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में भी मौसम गर्मा की तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इन शॉर्ट बच्चों की मौजें होने वाली हैं, एंजॉय करने वाले हैं, गर्मियों को घर बैठेंगे, होमवर्क करेंगे। मुझे तो अपनी गर्मियों की छुट्टियां याद आ गई हैं। बहुत ही फन करते थे उज़ैर, फन भी करते थे और जाया भी करते थे ना, नानी घर जाया करते थे और कहीं घूमने जाया करते थे, खालाओं से मिलने जाया करते थे। वहां जाके पार्क में चले जाना, मतलब गर्मियों की छुट्टियां हैं, आपने घर रहना, जो तफरीह दस्तयाब होती थी वो करते थे दिल खोल के। चले नाज़रीन, आपको मजीद बताते हैं। लेकिन इस बार क्या हो रहा होगा, इस बार गेम्स डाउनलोड हो रही होंगी और कुछ नई चीजें जो है हाँ टैब पे खेला जा रहा होगा सब कुछ। हाँ, कुड बी पॉसिबल। तमाम कॉलेज, बड़े बच्चों का भी बताएं ना जरा। बड़े बच्चे क्या करते हैं, ये कॉलेजेस वाले, यूनिवर्सिटीज वाले, उन्हीं की बात करते हैं। तमाम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज मौसम गर्मा के छुट्टियों के बाद 15 अगस्त से दोबारा खुल जाएंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक यूनिवर्सिटीज में 4 साल के BS प्रोग्राम्स की जो क्लासेस हैं स्केड्यूल के मुताबिक जारी रहेंगी। बोर्ड्स और यूनिवर्सिटीज़ के इम्तिहानात भी जारी करदा स्केड्यूल के मुताबिक होंगे, तो आपने घबराना नहीं। आपका जो स्केड्यूल प्रिपेयर होगा आपने उसी के अकॉर्डिंग चलना है। बड़े बच्चों की ये भी तफरीह होती है कि वो व्लॉगिंग भी आजकल करते हैं बच्चे, यूट्यूबिंग भी करते हैं, वीडियोस भी बनाते हैं, तो अच्छा क्रिकेट भी खेलते हैं ना जी, सुबह सुबह और शाम के वक्त। गर्मी है लेकिन क्रिकेट का पैशन तो आपको पता है फिर है ना, अरूज पर है। बिल्कुल, चलें प्रोग्राम का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हैं, लेकिन अभी वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान।
प्रोग्राम में अब हम बात करेंगे सबसे अहम और बड़ी डेवलपमेंट की। तो नाजरीन, कौमें हमेशा उन अजीम सपूतों पर फख्र करती हैं जो ना सिर्फ जंग के मैदान में दुश्मन को झुकने पर मजबूर करें, बल्कि तारीख के धारे को भी अपनी क़यादत से बदल दें, जिनकी बसीरत, जुर्रत और गैर मुतसलसल अज़्म वतन को नाकाबिले तस्खीर बना देती है। पाकिस्तान की तारीख में एक और सुनहरा बाब रकम हुआ है। ये कैसा लम्हा जिस पर आने वाली नस्लें फख्र से सर बुलंद करेंगी। हुकूमत पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में बेमिसाल अस्करी हिकमत अमली, गैर मामूली क़यादत और दुश्मन को फैसला कुन शिकस्त देने पर जनरल सैयद आसिम मुनीर को पाकिस्तान के सबसे बड़े फौजी ओहदे फील्ड मार्शल के मनसब पर फाइज कर दिया। गुज़श्ता रोज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में वफाकी काबीना का अहम इजलास हुआ, जिसमें जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा देने की मंजूरी दी गई। वफाकी काबीना के फैसले में बताया गया कि जनरल सैयद आसिम मुनीर के मिसाली जुर्रत और अज़म के साथ पाकिस्तान फौज की क़यादत की और मुसल्लह अफवाज की जंगी हिकमत अमली और काविशों को भरपूर तरीके से हम आहंग किया और उनकी बेमिसाल क़यादत की बदौलत पाकिस्तान को मार्का हक में तारीखी कामयाबी हासिल हुई। फील्ड मार्शल फौज में आला तरीन ओहदा है। इस ओहदे पर फाइज शख्स 5 स्टार जनरल और सीनियर तरीन आर्मी अफसर होता है और यह ओहदा गैर मामूली मिसाली क़यादत और खिदमात के पेश नज़र दिया जाता है। पाकिस्तान की तारीख में ये दूसरा मौका है जब किसी सिपाह सालार को फील्ड मार्शल का ओहदा दिया गया है। इससे पहले अगर देखा जाए तो 1959 में सदर जनरल अयूब खान को ये एजाज़ हासिल हुआ था और अब दिहाइयों बाद सैयद आसिम मुनीर ने इस अज़मत का परचम एक नई बुलंदी पर लहराया है। वफाकी काबीना में एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की खदमात जारी रखने का भी मुत्तफ़िका फैसला किया गया। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के शोहदा और गाजियों को भी आला सरकारी अवार्ड से नवाजा जाएगा। यह अहम ओहदे मिलने पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए कहा कि ये एजाज़ पूरी कौम, अफवाज पाकिस्तान, खासकर सिविल और मिलिट्री शोहदा और गाजियों के नाम वक्फ करता हूँ। ये एजाज़ कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए आसिम भी कुर्बान हैं। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज़ है। नाजरीन, ये एजाज़ सिर्फ एक शख्स का नहीं, ये उन लाखों शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों, उन बेखौफ गाजियों की हिम्मत और पूरी कौम के पुख्ता ईमान का एतराफ़ है। आज का ये तारीखी लम्हा नस्ल दर नस्ल सीनों में महफूज रहेगा। जब वतन ने ऐलान किया कि हमारी सरहदें, हमारी गैरत और हमारी हमीयत नाकाबिले शिकस्त हैं, तो आइए इस शानदार कामयाबी पर सरे न्याज झुकाएं, शोहदा को सलाम पेश करें और मिलकर यह अहद करें कि हम इस सब्ज़ हिलाली परचम को हमेशा सरबुलंद रखेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान है, ये रहेगा और हमेशा सरबुलंद रहेगा इंशाअल्लाह। इसी तमाम तर सूरत-ए-हाल पर बात कर लेते हैं। दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड समरेज़ सालिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। समरेज़ सालिक साहब, सुबह बखैर एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, जनरल सैयद आसिम मुनीर की फील्ड मार्शल की गैर हम देखें अगर फील्ड मार्शल के ओहदे पर उन्हें जो फाइज किया गया है, इस फैसले को आप किस तरह देखते हैं और इसके दूरस्त नताइज क्या हो सकते हैं? सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे सुनो पाकिस्तान में मदऊ किया। हम सब अपनी सुबह का आगाज़ अच्छी सोच, अच्छे ख्यालात और अच्छे अज़ाइम के साथ करना चाहते हैं। सुनो पाकिस्तान एक पॉपुलर प्रोग्राम है और मैं खुश हूँ कि मैं इसमें शामिल हो रहा हूँ। प्लेजर। आपने देखा कि ये जो बयानुल मरसूस जो हमारा मार्का था इंडिया के ख़िलाफ़, इसमें जो बेसिक डिफरेंस था इंडिया और पाकिस्तान में, बहुत सारे फैक्टर्स ने हमें कामयाबी दी, हमें सुखरू किया, लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर था लीडरशिप का। जबकि एक तरफ लीडरशिप जो है वो जर्की थी, बहुत ज़्यादा वावेला करने वाली थी, और दूसरी तरफ लीडरशिप बहुत कंपोज थी, बहुत ग्रेस में थी और एक अपने प्रॉपर डिज़ाइन और प्लानिंग के मुताबिक चल रही थी। तो आपने देखा कि लीडरशिप के डोमेन में पाकिस्तान की जो साइड है वो हावी थी इंडिया के ऊपर। बिल्कुल। तो इस मार्के के बाद ये ज़रूरी है कि जिन लोगों ने ये अचीव किया, जिन्होंने लीड किया अपने अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को और ओवरऑल पाकिस्तान की कैंपेन को, उनको जो है उनको सराहा जाए, उनको जो है वो अपना हीरो के तौर पे माना जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है ये बहुत खुश आइंद है। इससे आर्मी का मोराल बेहतर होगा, इससे एयरफोर्स का मोराल बेहतर होगा और इससे एक जस्टिफाइड, एक वेल अर्नड एक ये स्टेटस है।
और दूसरी तरफ मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की ज़ाहिर है, पाकिस्तान ने इस ये जो इंडिया के साथ हमारा मार्का था, इससे पहले हमारे कुछ मसाइल थे जो काफ़ी हद तक सेटल हो चुके हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन एलिवेशंस के साथ आगे मजीद इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा और पाकिस्तान का दफा जो है वो बिल्कुल इम्प्रेग्नेबल होगा। अच्छा सर, मैं आपसे मजीद कुछ गुफ्तगू करना चाह रही हूँ इसी हवाले से, फील्ड मार्शल के मनसब के हवाले से। पाकिस्तान की अस्करी तारीख में फील्ड मार्शल का मनसब इंतहाई अहम और बावकार समझा जाता है। अयूब खान के बाद अब दूसरी मर्तबा ये एजाज़ दिया गया है। आपके नज़दीक इस ओहदे की इलामती और अमली अहमियत क्या है? देखिए, डेफिनेटली एक तो ये है कि एक लीडरशिप रोल उन्होंने परफॉर्म किया और डिलीवर किया, कौम को बड़े अरसे बाद एक खुशी दी और फ़ख्र का एक मकाम दिया। तो उसी रिकग्निशन में ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये सेकंड टाइम हो रहा है जी। और मैं ये समझता हूँ कि इससे हमारा जो दफाई निज़ाम है और ज़्यादा मजबूत होगा, हमारी सर्विसेज की इंटर कोऑर्डिनेशन और ज़्यादा बेहतर होगी, और हमारे दुश्मन को और ज़्यादा, हमारे दुश्मन खाइफ होंगे कि आइंदा वो पाकिस्तान की तरफ बुरी नज़र से ना देखें। अच्छा जनरल साहब, फील्ड मार्शल का ओहदा ये बताइएगा कि किन गैर मामूली अस्करी खिदमात पर दिया जाता है? हमने देखा कि 71 के बाद भारत ने जनरल मानेक शाह को ये ओहदा दिया, और अगर हम थोड़ी सी रेलिवेंसी की बात कर लें तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कहा था कि हमने 71 का बदला ले लिया है इस बार तारीखी मार्के के अंदर बुनियाद मरसूस में, और उसके बाद ये ओहदा दिया गया है जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को। तो भारत में तो सफ़े मातम बिछी हुई है। ख़ास तौर पर इस ओहदे का बताइएगा कि पाकिस्तान की फ़ौजी रिवायात और कमांड स्ट्रक्चर पर क्या असर पड़ता है, और क्या ये फैसला आइंदा के लिए एक नई अस्करी समत या पॉलिसी शिफ्ट की निशानदेही भी करता है? देखिए, एक तो कोई शक नहीं कि ऑपरेशन बयानुल मरसूस के बाद पाकिस्तान, एक नए पाकिस्तान ने जन्म लिया। इंडिया जो है वो एक बड़ा मुल्क है और उसने, लेकिन सोच उसकी छोटी है। उसने हमारे ऊपर मार्का किया, और मैं ये समझता हूँ कि इस माइंडसेट के साथ किया कि वो पाकिस्तान को एक सबक सिखाए या पाकिस्तान को और ज़्यादा कमज़ोर कर दे। लेकिन अल्लाह ताला के फजल से रिवर्स हुई हैं चीज़ें। पाकिस्तान ने स्टेचर में गेन किया, इंडिया ने स्टेचर में लूज किया। पाकिस्तान में इस वक्त जश्न मनाए जा रहे हैं, इंडिया में इस वक्त सोग मनाया जा रहा है, और उस सोग के प्रोसेस में इंडिया की जो लीडरशिप है वो अपनी अजीमत और अपनी एम्बेरसमेंट को छुपाने की खातिर अपनी पब्लिक ऑडियंस के लिए मुख्तलिफ जो है वो दावे कर रही है और झूठे नैरेटिव क्रिएट कर रही है। जबकि पाकिस्तान में मतलब अल्लाह ताला का शुक्र के साथ साथ ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो हमारे मुल्क के लिए, हमारे मोराल के लिए बहुत बेहतर है। बिल्कुल ठीक। अभी मैं अगर आर्म फोर्सेस की तरफ आऊँ तो कुछ डिसीजंस आगे आपको मजीद नज़र आएंगे। अच्छा। कि क्या जनरल आसिम मुनीर बीइंग 5 स्टार वो तीनों सर्विसेज को कमांड करेंगे या वो सिर्फ आर्मी चीफ ही रहेंगे। ये अभी चंद फैसले हैं जो आई एम श्योर के डिसीजन मेकर्स करेंगे, और ये आगे इसका जो खदो खाल है वो मजीद क्लियर होंगे। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जी बोलिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये फ़ख्र का मुकाम है, ना सिर्फ जनरल आसिम मुनीर के लिए बल्कि पूरी आर्म फोर्सेस के लिए और पूरी कौम के लिए। नो डाउट। अच्छा, आप 5 स्टार की बात कर रहे थे। 5 स्टार जनरल की हैसियत अगर हम देखें तो ना सिर्फ फ़ौज के अंदर बल्कि आलमी सतह पर भी खासी अहम समझी जाती है। आपके ख्याल में इस रैंक का बैनुल-अक़वामी सिफारतकारी या फैसला साजी या दिफाई इत्तेहाद पर किस नौयत का असर होता है? देखिए, ये जो रैंक्स हैं ये बहुत मैटर करते हैं वंस यू आर इंटरेक्टिंग इनसाइड कंट्री, और जब बाहर भी आप इंटरेक्ट कर रहे हो, क्योंकि आर्म फोर्सेस में इससे बड़ा रैंक नहीं है। 5 स्टार से ऊपर कोई रैंक नहीं है। लेकिन डेफिनेटली जब हमारे जो है वो सफारती सतह पे, किसी भी सतह पे, जब पाकिस्तान की और जनरल आसिम मुनीर की, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कहीं पे भी इंटरेक्शंस होंगी तो डेफिनेटली उसका एक खातर खा असर पड़ेगा उन चीज़ों पे। अच्छा जनरल साहब, फील्ड मार्शल के मनसब पर तरक्की के बाद अगर हम देखें रीजन के अंदर पाकिस्तान का दिफाई जो वज़न है वो यकीनी तौर पर उसमें इजाफा भी हुआ होगा। हमें साथ साथ ये भी बताइएगा कि भारत समेत खित्ते के दीगर ममालिक के रवैयों में क्या तब्दीली आ सकती है इस अहम पेशरफ के बाद? देखिए, जो भारत है वो साउथ एशिया में सबसे बड़ा मुल्क है, और भारत की एक घटिया सोच, एक अपने नेबर्स के साथ अच्छा रवैया ना होने की वजह से, जो कि उनका एक सेंचुरीज ओल्ड जो उनका माइंडसेट है जिसको हम स्ट्रेटेजिक थॉट कहते हैं, उस पे बेस्ड है।
और इसकी वजह से आपने देखा है कि साउथ एशिया जो है वो उसने बाकी रीजन्स की तरीके से तरक्की नहीं की जी। तो मैं ये समझता हूँ कि जबकि जो छोटे मुल्क हैं वो तो अब इस वक्त पाकिस्तान को एक डिफरेंट नज़र से देख रहे हैं इस मार्के के बाद, बिल्कुल। जबकि इंडिया जो है वो उस पर मैं शायद बहुत ज़्यादा उस पर इम्पैक्ट में नहीं देखता। इंडिया जो है वो अपनी सोच के मुताबिक ही चलेगा अनलेस वहाँ पे एक इनसाइड रियलाइजेशन आए कि उन्होंने ये जिंग्विस्टिक उनका स्टाइल है, जो इनका झूठ का स्टाइल है, फ्रेब का स्टाइल है, उसको उन्होंने दफन करना है और उन्होंने अपने नेबर्स के साथ मिलकर पूरे साउथ एशिया की आवाम की बेहतरी के लिए काम करना है। अगर तो ये सोच आ जाती है और गवर्नमेंट में कोई तब्दीली आती है, पार्टी में कोई तब्दीली आती है, तो फिर तो हम तो कर सकते हैं कि कोई पॉजिटिव चेंज आएगी। लेकिन अगर यही गवर्नमेंट रहती है, यही बीजेपी रहती है, यही मोदी सरकार रहती है, तो मैं ये समझता हूँ कि वो अपनी सोच के ऊपर शायद हावी ना हो सकें। तो इंडिया के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा असर, डेफिनेट एक असर ज़रूर होगा कि इंडिया सोचेगा कि जी दोबारा वो पाकिस्तान। जनरल साहब, हमने सारी सूरत हाल के अंदर माजरत हमने ये देखा भी था कि भारत को आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब का बड़ा खौफ था और इसी खौफ को दूर करने के लिए, अपनी आवाम को मुतमईन करने के लिए झूठी खबरें चलवाई गई कि उन्हें खुदा न खास्ता गिरफ्तार कर लिया गया और इस तरह की जो है फेक प्रोपेगेंडा किया गया। अब कितना जो है भारत दुखी हो रहा होगा, कितना गम मना रहा होगा कि जनाब जिनके बारे में हमने प्लांटेड इस तरह की फेक न्यूज़ चलवाई, प्रोपेगेंडा किया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन सब बेसूद गया और आज उन्हें फील्ड मार्शल का ओहदा मिल गया है। तो अब भारत के अंदर जो है मजीद कितना जो गम है और कितना जो गुस्सा है वो अब उनके अंदर पाया जा रहा होगा इस पर। देखिए, कोई भी आर्मी, कोई भी नेशन जब अपनी मार्का आजमाई का सोचती है तो वो अपोजिंग लीडरशिप के प्रोफाइल को स्टडी करती है जी, कि वो अपोजिंग लीडरशिप किस तरह की है, वो किस तरह की सोच रखते हैं, वो एग्रेसिव हैं, वो टिमिड हैं, वो किस तरह के डिसीजंस लेंगे एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो जनरल आसिम मुनीर का ये इमेज ये बन चुका था कि ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैन और उस पैराए में इंडिया उनसे खाइफ था और इसी वजह से वो फॉल्स नैरेटिव भी क्रिएट करते रहे। अब जबकि जनरल आसिम मुनीर को इस कामयाबी, बहुत बड़ी कामयाबी के ऊपर एलिवेशन मिली है, तो डेफिनेटली ये एक और एम्बैरसमेंट है इंडिया के लिए कि एक शख्स जिसने उनको शिकस्त दी वो ड्यू प्रोसेस के तहत एक उन्हें एक एजाज़ मिला है। बिल्कुल ठीक। इंडिया के लिए तो बहुत सारे एम्बैरसमेंट्स हैं। पियर्स मॉर्गन के शो में जो उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटर बिठाए हुए थे वो बहुत बड़ी एम्बैरसमेंट निकले उनके लिए। सर, मैं मजीद आपसे समझना चाहूँगी, एक और अहम पेशरफ्त ये सामने आई है कि पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान राब्ता हुआ है जिसमें 30 मई तक अफवाज को पुरानी पोजीशंस पर वापस लाने पर इत्तफाक किया गया है। क्या ऐसे कशीदगी में कमी आएगी और अगर हम समझे कि मुस्तकबिल में मुमकिन एतमाद साजी की तरफ ये एक पॉजिटिव स्टेप हो सकता है? जब से हमने ये मार्का देखा है, जब से इसके मतलब एक ज़ाहिर पीक पे ऊपर पहुंचा, उसके बाद से अब तक ये एक पहली पॉजिटिव डेवलपमेंट है। हमारे सोशल मीडिया के ऊपर, हमारी साइट के ऊपर कई ऐसी एप्रीहेंशंस एग्जिस्ट करती थी, सोशल मीडिया पे डिस्कस हो रही थी कि शायद इंडिया ने अपने ऑपरेशन को पॉज किया है और वो दोबारा से शुरू कर देगा जी। लेकिन मैं शुरू से कह रहा था कि ऐसे मुमकिनात नहीं है। जिस तरीके की एम्बैरसमेंट इंडिया को उठानी पड़ी है, वो अपने इंटरनल ऑडियंस के लिए तो इस तरह के नैरेटिव बनाएंगे कि हमने अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया, हमने ये कर दिया, हम आइंदा ये करेंगे, हमने पॉज किया है। लेकिन प्रैक्टिकली मुझे ये नहीं नज़र आ रहा था कि वो दोबारा से ऑपरेशंस को शुरू कर देंगे और मार्का आजमाई को रिज्यूम करेंगे। तो कल की ये जो न्यूज़ है उससे मुझे बहुत मेरी जो सोच थी उसको तकवीयत मिली जी, क्योंकि जब स्केल डाउन हो रही हैं चीज़ें, पहली तो बात है कि एक रेगुलर जो हमारी जो नेगोशिएशंस चल रही थी, मीटिंग्स चल रही थी DGMOs की, और उसके बाद जब चीज़ों को स्केल डाउन किया जा रहा है तो ये फिर ऐसा होता नहीं है कि सडनली उसको करके रिवर्स कर दिया जाए। तो ये बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इससे मैं समझता हूँ कि मज़ीद एतमाद साजी होगी और वो जो एक खौफ और एक अननेसेसरी एक हाइप क्रिएट होया हुआ है कि शायद इंडिया की तरफ से दोबारा मार्का आजमाई हो, जी हर कोई पूछता है कि क्या दोबारा जंग शुरू हो जाएगी, उस तरह की जो र्यूमर्स हैं उनको वो उनका खात्मा होगा। बिल्कुल ठीक है, र्यूमर्स का खात्मा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जनरल रिटायर्ड समरेज सालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही प्रोग्राम में अब वक्त हो गया एक ब्रेक का। स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद दोबारा से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और मुल्की मईशत की बात करें तो नए बजट की तैयारियां शुरू हो गई हैं, नए बजट की आमद है। ऐसे में IMF का वफ्द भी मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान पहुंच गया है। हुकूमत और IMF के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं और खबरें ये आ रही हैं कि IMF ने $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम के तहत पुरानी शराइत के साथ साथ अब 11 नई शराइत हुकूमत के सामने रख दी हैं। और इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि आइंदा बजट IMF की मंजूरी के बाद ही पार्लियामेंट से मंजूर कराया जाए। ज़राए के हवाले से खबरें ये आ रही हैं कि हुकूमत ने IMF को बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा और टैक्स चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी करा दी है। इसके साथ साथ खबरें ये भी आ रही हैं कि आइंदा बजट में पेट्रोलियम लेवी की शरह ₹100 फी लीटर तक बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है और पेट्रोलियम मसनूआत पर कार्बन लेवी लगाने और सब्सिडी खत्म करने जैसे फैसले आम आदमी और कारोबारी तबके के लिए मजीद मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। कारोबारी तबका खासतौर पर इंडस्ट्री पहले ही महंगी तवानाई और बढ़ती पैदावारी लागत से परेशान है। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी हुमायूं अख्तर भी इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि सनत ही रेवेन्यू का सबसे बड़ा जरिया है और अगर सनतों को सहारा ना दिया गया तो फिर मईशत का पहिया मजीद सुस्त हो सकता है। जबकि बरतानिया ने इसराइल के खिलाफ हम देख रहे हैं कि बड़ा कदम उठा लिया है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने कहा बरतानिया ने गजा की इमदाद रोकने पर इसराइल के साथ तिजारती मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। गजा की इमदाद रोकने पर कनाडा, फ्रांस और बरतानिया ने भी इसराइल को वार्निंग दे दी है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। माहिर मईशत मेहताब हैदर साहब ने हमें ज्वाइन किया। मेहताब साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। बजट की तैयारी शुरू हो गई है, बजट साजी के लिए IMF से मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। इतलात ये आ रही हैं कि IMF ने कर्ज प्रोग्राम के तहत 11 नई शराइत लगाई हैं। ये नई शराइत हैं क्या, इनके बारे में बताइएगा और इनसे आम पाकिस्तानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस तरह मुतासर हो सकते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर ये जो IMF की एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है, इसके तहत एक किस्त जो है वो रिसेंटली IMF ने अप्रूव की है। तो उसके बाद एक रूटीन का हिस्सा है कि ये नए स्ट्रक्चरल बेंचमार्क के साथ जो है वो अपना जो स्टाफ रिपोर्ट है वो जारी करते हैं। अब इस स्टाफ रिपोर्ट में कुछ नए स्ट्रक्चरल बेंचमार्क जो है वो रखे गए हैं, जिसमें एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है और वो ये है कि जो अगले माली साल का बजट है वो IMF की टीम के साथ उसको तय किया जाएगा और पार्लियामेंट से उसकी अप्रूवल ली जाएगी। सही। और इसी सिलसिले में आपने देखा कि एक IMF की टीम ने स्टार्ट जो टॉक्स की वो टर्की से बैठकर की, वर्चुअल टॉक्स शुरू हुई। टर्की के बाद अब वो पाकिस्तान जो है वो आ गए हैं और अब मिडल ईस्ट के जो उनके डायरेक्टर हैं वो भी इस वीक के दौरान जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं, ताकि ये जो टीम इस टाइम हुकूमत पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात कर रही है, बजट से पहले उनके बारे में दोनों साइड्स एक कंसेंसस डेवलप कर सके। एक तो ये जो है वो इन राइटिंग में शर्त, पहले भी बजट IMF की मर्जी के मुताबिक बनते रहे हैं, लेकिन इन राइटिंग में ये शर्त जो है वो शामिल है। पहले इस तरह होता रहा है माजी में कि IMF ये कहता था कि पार्लियामेंट से अप्रूव कराया जाएगा ये बजट, लेकिन वो बाद में जो है उसको शामिल किया जाता था। अब बजट से पहले उन्होंने इस डॉक्यूमेंट को पब्लिक करके ये बता दिया है। इसके अच्छा, खबरें इस हवाले से ये आ रही है, बताइएगा, इस पर रोशनी डालिएगा कि हुकूमत ने IMF को बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की यकीन दहानी करा दी है और पेट्रोलियम लेवी बढ़ाकर ₹100 फी लीटर कर दी गई है। क्या बजट में बिजली, गैस और पेट्रोल मजीद महंगा हो सकता है? क्या इम्कानात नजर आ रहे हैं? देखिए, बुनियादी तौर पर अगर पेट्रोलियम लेवी की आप बात करें तो हुकूमत इस चीज के बारे में बिल्कुल क्लियर है कि ये जो फ्यूल है इसको डिस्करेज करना है। अभी हमने सिर्फ एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत $7 अरब ही नहीं लिए। अच्छा। $1.4 बिलियन जो है वो क्लाइमेट फाइनेंस जो RSF है जी उसके तहत भी लिए हैं। तो आगे चल के इलेक्ट्रिक गाड़ियों को हुकूमत ने प्रमोट करना है और उस हवाले से भी डिस्करेज करना है फ्यूल को। तो फ्यूल के ऊपर एक तो ये पेट्रोलियम लेवी में जो है वो इजाफा हो रहा है, उसके साथ साथ कार्बन लेवी भी एक लग गई है जो अगले
2 साल में 5 रुपए होगी, कुछ उसका 2 से 3 रुपए इस बजट में उसके अंदर इजाफा होगा और फिर सब्सिक्वेंटली अगले साल में भी। अच्छा मेहताब साहब, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर हुकूमत जो है वो पेट्रोल को डिस्करेज करना चाहती है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को फरोग देना चाहती है, तो जो IMF की शर्त है, जो गाड़ियाँ इंपोर्ट करने का कहा जा रहा है पाकिस्तान को, जो शराइत में नरमी की जा रही है, वो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ होंगी या वो फिर वो फ्यूल पर होंगी, पेट्रोल पर होंगी? नहीं, उसमें देखिए 2 मुख्तलिफ चीजें हैं जी। एक तो ये है कि जो इस टाइम यूज्ड कार्स हैं, सही, उनको टैरिफ स्पेशलाइजेशन की एक पॉलिसी हुकूमत ला रही है। उस टैरिफ स्पेशलाइजेशन की पॉलिसी के तहत आइंदा 5 सालों के दौरान हमने टैरिफ को रैशनलाइज करना है। अच्छा, ये जो यूज्ड गाड़ियां हैं ये फ्यूल के ऊपर ही होंगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस टाइम गाड़ियों की कीमत इतनी ज्यादा हो गई है और उसमें टैक्स, क्योंकि टैक्स को इस्तेमाल किया गया फॉर रेवेन्यू जनरेशन। सही, इस टाइम जो यूज्ड गाड़ियां हैं उन पे 190% तक टैरिफ है। तो IMF ने ये तय किया है कि नई गाड़ी और पुरानी गाड़ी, एक तो उसकी टाइम लिमिट बढ़ाई जाए, 3 से उसको 5 साल किया जाए, ठीक है, और दूसरा जो टैरिफ का डिफरेंस है वो 40% से ज्यादा ना हो और हर साल उसको 10 परसेंटेज पॉइंट्स कम किया जाए और 5 साल के अंदर जो नई गाड़ी का ड्यूटी स्ट्रक्चर और टैरिफ है उसमें और पुरानी गाड़ी जो यूज्ड कार की इंपोर्ट है उसके अंदर कोई जो ड्यूटी स्ट्रक्चर का डिफरेंस है वो 0 हो जाए। तो बुनियादी तौर पर उसका मकसद ये है, ये जो कार मैन्युफैक्चरर्स की मोनोपोली है पाकिस्तान के अंदर, इसको खत्म किया जाए और जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए गाड़ी अफोर्डेबल प्राइस पे रखें। चले, अगर ऐसा हो जाता है तो ये तो फिर बड़ा अच्छा होगा और एक आम सारिफ जो कि गाड़ी खरीदना चाहता है उसके लिए आने वाले साल जो है वो बड़े अच्छे और बेहतर साबित होंगे। बहुत शुक्रिया माहिर मैशत मेहताब हैदर साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि IMF की जानिब से जो है वो मुज़ाकरात जा रहे हैं हुकूमत के साथ और इसके क्या असरात होंगे, आम आदमी किस तरह से मुतासर होगा और आइंदा आने वाले दिनों में पता चलेगा कि हुकूमत पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमतों में कितना इजाफा करती है। बिल्कुल नाजरीन, और इसी के साथ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक। पाकिस्तान में रोजाना हजारों टन कचरा पैदा होता है जिसमें से सिर्फ बहुत थोड़ा सा हिस्सा ही मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाया जाता है। ये सूरत हाल ना सिर्फ माहौलियाती आलूदगी का बायस बनती है बल्कि सेहत आमा के लिए भी खतरा है। ऐसे में लाहौर में कायम होने वाला पीको ड्रॉप एक उम्मीद की किरण के तौर पर सामने आया है। पीको ड्रॉप टेक्नोलॉजी से लेस एक रिसाइकलिंग स्टेशन है जो रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल के असूलों पर काम करता है। ये मंसूबा ना सिर्फ कचरे के मौसर इंतजाम को मुमकिन बनाता है बल्कि शहरियों को भी इस अमल में शामिल करता है। इसका मकसद पाकिस्तान में सर्कुलर इकोनॉमी को फ़रोग देना है और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। कबीर अल तनवीर पीको ड्रॉप के शरीक बानी हैं जिन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मार्केटिंग, स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन और इंसानी वसाइल के शोबों में वसी तजर्बा हासिल किया है। उनकी क़यादत में पीको ड्रॉप ने एक माहिर टीम के साथ मिलकर इस मंसूबे को हकीकत का रूप दिया। पीको ड्रॉप मंसूबा है क्या, काम कैसे करता है और माहौलियाती आलूदगी के साथ साथ मुल्की मईशत के लिए ये सिस्टम कैसे कारआमद साबित हो सकता है, इन तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे पीको को फाउंडर खबीर अल तनवीर से। खबीर, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि पीको ड्रॉप के क़याम का ख्याल आपको कैसे आया और इसका बुनियादी मकसद क्या है? तो बेसिकली एज अ स्टार्टअप कंसल्टेंट हम स्टार्टअप्स को जब भी मेंटरशिप देते हैं उन्हें हमें ये कहता था कि आप अपने इर्द गिर्द प्रॉब्लम्स क्या हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वेस्ट मैनेजमेंट। टन्स ऑफ वेस्ट हर जगह, मैं सिर्फ प्लास्टिक की बात करता हूँ, तकरीबन 3.4 मिलियन टन्स एक साल में जनरेट होते हैं सिर्फ प्लास्टिक और उनमें सिर्फ 6% रिसाइकल होता है। तो हमने इसलिए पीको ड्रॉप लिया कि हम लोगों को कहा कि रिसाइकलिंग की तरफ हो, तो इसलिए हमने रिसाइकलिंग और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम पीको ड्रॉप बना लिया हमने। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ऑब्वियसली इट्स अ टीम वर्क, आपकी टीम में और भी बहुत सारे लोग शामिल होंगे, कोई स्ट्रैटेजी प्लानिंग करता होगा, कोई पॉलिसी देखता होगा, कोई मैनेजमेंट की तरफ जाता होगा, तो कितने लोग हैं आपकी टीम के अंदर, वो किस तरह काम करते हैं ये भी बताइएगा। आई एम द को फाउंडर ऑफ पीको ड्रॉप। मेरी जो एजुकेशन और स्टार्टअप डोमेन के साथी हैं और जो मेरी फाउंडर है वो डॉक्टर सिद्रा मनास है, शी इज़ अ कंप्यूटर इंजीनियर, तो वो टेक साइड देखती है और मैं नॉन टेक्निकल देखता हूँ। उसके अलावा हम NIC में इंक्यूबेटेड रहे, NIC से मैं मेंटरशिप मिली और हमने FC से स्टार्ट किया क्योंकि ये जो सारा प्रोडक्ट है ना वो स्टूडेंट्स के लिए बेसिक होएगा और इस जनरेशन को प्रमोट करेगा ताकि वो रिसाइकलिंग और वेस्ट मैनेजमेंट के तौर पर सामने आए। अच्छा खबीर, हमें ये बताएं कि पीको ड्रॉप के हम देख भी रहे हैं, पीछे फुटेज भी चल रही है,
इको ड्रॉप के काम करने का तरीकाकार क्या है और किस तरह से इतना इंगेजिंग है ये, शहरियों को किस तरह से शामिल किया जाता है इसमें? तो अभी हमारा ये पायलट प्रोजेक्ट ही है, हम टेस्टिंग फेज हमारे हो रहा है, टेस्टिंग हमारे बहुत अच्छे जा रहे हैं। तो बेसिकली होता है कि आपको दुनिया भर में डस्टबिन तो मिल जाती हैं जी, और आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने अपना वेस्ट प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करना है। हमारी जो डस्टबिन है, जो टेक इनेबल्ड डस्टबिन है, कि आपने डिस्पोज ऑफ करने से पहले हमारा एक ऐप है जो कि iOS और हर ऐप स्टोर पे मिल जाएगी। वहाँ पे आपने डाउनलोड करनी और आपने वो स्कैन करना है। स्कैन पे आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे, जस्ट लाइक ए क्रेडिट कार्ड सिस्टम। और वो फिर आपको हमारा पे एक इवेंट होता है जिसे हम रिडीम इवेंट कहते हैं। जितना वेस्ट आपका ज्यादा होगा उतने ज्यादा आपको पॉइंट्स मिलेंगे। यस, जितना आप फेंकोगे उतने ज्यादा आपको पॉइंट्स मिलेंगे। तो उस तरह से आपको पॉइंट्स रिडीम कर लेंगे। और हमारे सस्टेनेबल पार्टनर्स अभी 10 है जो छोटे छोटे बिजनेस, होम ग्रोन बिजनेस, उन्हें को ब्रांडिंग मिल जाती है, उनके सेल आउट भी हो जाती है। वो छोटे छोटे गिफ्ट्स आपको एज अ रिडीम पॉइंट्स। बिल्कुल ठीक। अच्छा खबीर, मुझे ये बताइए कि स्टूडेंट्स का रिस्पांस कैसा है? जैसे कि आपने बताया कि एक यूनिवर्सिटी में आपने इंस्टॉल किया है, कैसा रिस्पांस मिला और फर्दर आपके कौन से टारगेट एरियाज हैं? सो हमने ये, क्योंकि हमारा जो गोल है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, UN SDG के 11th गोल और 12th गोल इसी पे प्रमोट करता है, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट और क्लीन एनवायरनमेंट। और हमने यूनिवर्सिटी में इसलिए स्टार्ट किया कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को फ़ोन भी यूज़ करना आता है, टेक इनेबल्ड भी हैं। और हमारी जो टेस्टिंग फेज वहाँ से हो जाएगी। अभी हमारे पास 500 एक्टिव यूजर्स हैं, अभी एक महीना नहीं हुआ, हमने अर्थ डे पे स्टार्ट किया। 500 एक्टिव यूजर्स हमारे। अच्छा ये बताएं कि ये जो कचरा आप जमा करते हैं इसका करते क्या है? इससे कोई कारआमद अशिया बनाई जाती हैं, क्या किया जाता है इसका? सो जो हमारा जो कचरा या जो वेस्ट कलेक्ट होता है ना, वो रिसाइकलिंग कंपनी को हम देते हैं। रिसाइकलिंग कंपनी पे उससे जैसे ये फर्नीचर भी बन सकता है, इको ब्रिक्स भी बनती है, कपड़े भी बनते हैं, शूज़ भी बनते हैं, पे फर्नीचर बनता है, सब कुछ आपको रिसाइकल हो जाता है। अच्छा मुझे ये बताइए कि इस हवाले से आप आवाम को और हुकूमती इदारों को क्या कोई मैसेज देना चाहते हैं फॉर द हेल्प, फॉर द सपोर्ट, कोलैब कर सकें और एक मज़ीद इसको आगे लेकर जाया जा सके? तो हम स्केल अप बिल्कुल करना चाह रहे हैं। गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि 6% पाकिस्तान में से रिसाइकल हो रहा है, 94% कूड़ा आपको लैंडफिल्स में नज़र आ जाएगा। अब बाहर जाओगे, अब सड़कों में कूड़ा नज़र आएगा, वो बाद में वो जला दिया जाता है। इस वक्त जो वज़ीर आला हैं, जो CM हैं, वो बहुत ज़्यादा संजीदा है सफाई को लेकर। हम देखते हैं सुथरा पंजाब। हाँ बिल्कुल, वो होना चाहिए ना कि दुनिया भर में रिसाइकलिंग कल्चर बहुत आगे निकल गया है। ये पूरी इकॉनमी है, मिलियन ऑफ डॉलर्स की इकॉनमी है ये पूरी रिसाइकलिंग। बिल्कुल ठीक है जी। हुकूमत को भी जो है ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए। बहुत शुक्रिया खबीर आपकी आमद का, और बड़े अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया कि आपका पायलट प्रोजेक्ट किस तरह से चल रहा है, कितना वो कामयाब चल रहा है और लोग जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, वो कितने उसमें दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं। और बड़ा अच्छा एक आइडिया है, पॉजिटिव जेस्चर है टुवर्ड्स पाकिस्तान और सोसाइटी को सपोर्ट करना। और आप जब सोसाइटी की गैप्स को फिल करने की कोशिश करते हैं ना, इससे पॉजिटिव मैसेज और पॉजिटिव बात कोई नहीं है। तो नाज़रीन, इसी के साथ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक। दिफाई महाज पर बड़ी बड़ी पेशरफ्त सामने आ रही हैं, मगर सियासी महाज पर देखा जाए तो वहाँ पर इस्तेहकाम एक ख्वाब बनकर रह गया है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ आमने सामने हैं। PTI ने बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए एक बार फिर सड़कों पर आने का इंदिया दे दिया है और तहरीक चलाने का फैसला भी हुआ है। ताहम तहरीक में क़यादत के फुकदान के बायस रहनुमा कन्फ्यूजन का शिकार हैं और कोई भी ठोस बयानिया अब तक सामने नहीं आ रहा। असद कैसर ये कहते हैं कि हमने स्पीकर या वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लानी है। अगर कशीदा सूरत हाल में तहरीक अदम एतमाद लाते तो हमारी हुब्बुल वतनी पर शकूक होते और इसलिए हमने इसे मुलतवी किया। मगर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने इन हाउस तब्दीली की फिर तरदीद कर दी है। वो कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद लाने का कोई इरादा नहीं है, यानी यहाँ भी कन्फ्यूजन है। लीगी रहनुमा सेनेटर इरफान सदीकी ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि तहरीक अदम एतमाद महज ख्वाब और शराब के सिवा कुछ नहीं। मुल्क आगे बढ़ रहा है, सारा मंजरनामा तब्दील हो चुका है। PTI कारकुनों की ट्रोलिंग और नफरत अंगेजी के बावजूद पाक फौज और आर्मी चीफ का कद बहुत बुलंद हुआ। PTI के मुकदमात बड़े ठोस हैं और अब कोई ट्रंप और कोई रुकन कांग्रेस इनकी मदद को नहीं आएगा। मुज़ाकरात के मामले पर भी तहरीक इंसाफ में हम देख रहे हैं कि इख्तलाफात हैं बहुत ज़्यादा। बैरिस्टर गौहर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर दावा कर रहे हैं कि बानी चेयरमैन हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए रजामंद हैं, वो बातचीत के लिए मुकम्मल तैयार हैं। मगर अलीमा खान कुछ और कह रही हैं। वो ये ऐलान कर रही हैं कि बानी ने वाज़ेह किया कि नून लीग के साथ किसी सूरत कोई बात नहीं होगी। बानी ने कहा वो पाकिस्तान के लिए इस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार हैं, जबकि दूसरी जानिब सेनेटर फैसल बावड़ा ने पंजाब हुकूमत के खिलाफ एक नया महाज खोल दिया है। एक TV प्रोग्राम में उन्होंने पंजाब हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और उसे
टिकटॉकर्स हुकूमत करार दिया और तंज करते हुए कहा कि नौकरानियों को वजीर बनाने के लिए तरमीम लाई जाए। गुज़श्ता रोज अस्मा बुखारी ने जवाबी वार किया और फैसल वावडा पर तनकीद के खूब नश्तर चलाए, उन्हें जहनी मरीज और सस्ता शाहरुख खान करार दे दिया। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार आमिर इलियास राना साहब। बहुत शुक्रिया आमिर साहब आपके वक्त का। सर, मुल्क की सियासत पर तो हम बात करेंगे, अगर हम आज की बड़ी डेवलपमेंट पर ही बात करें तो जनरल आसिम मुनीर साहब को गैर मामूली खिदमात पर फील्ड मार्शल के ओहदे पर फायज कर दिया गया है। ये फैसला कितनी अहमियत का हामिल है और इसके दूरस्थ नताइज कितने मुस्बत होंगे? देखें, बात सिंपल सी है कि एक जंग जीती है और सफ़-ए-सलार आसिम मुनीर है और उनको वफाकी हुकूमत ने, काबीना ने बैठ के सदर जरदारी की मंजूरी ली और उनको फील्ड मार्शल बना दिया। ये बुनियादी तौर पे वो इनाम है जो बनता इसलिए है कि हमने इंडिया को चारों शाने चित किया। बिल्कुल, हमने उनको मक्कू ठपा। उनके तमाम तर बुलंद बांग दावों के बावजूद हम बहुत सुकून से बात करते रहे। जनरल आसिम मुनीर गुफ्तगू में अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेके सबको उम्मीद दिलाते रहे कि परेशान होने की जरूरत नहीं। आपको याद होगा ओवरसीज पाकिस्तानियों के कन्वेंशन में उन्होंने कहा था कि ये BLA को मैसेज दिया था कि 1500 दहशतगर्द ये समझते हैं कि वो हमें खराब कर लेंगे तो तुम्हारी 10 नस्लें भी ऐसा नहीं कर सकती, और इंडिया को तो वादे पैगाम दिया। तो ये नतीजा है कि इंडिया को समझ नहीं आई और जिस बहादुरी से फिर हमारे फौजी जवानों ने, हमारे शाहीनों ने, हमारे बहरिया में मौजूद जवानों ने जांफशानी से मुल्क के दिफा के लिए काम किया और फिर जब वक्त आया तो दुश्मन पे अटैक किया, फिजा से भी किया और जमीन से भी किया, और यहाँ से मिसाइल चले, वहां से हमारे शाहीन उड़े और वो काम कर दिखाए कि लोग सोच नहीं सकते थे कि इंडिया को 70% बिजली उनकी साइबर उससे हमने जीरो कर दी, उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो उड़ा दिया हमने। अच्छा, अब ये देखें कि ये फैसले कब हो रहे थे? एक ऐसे वक्त में जब इंडिया प्रीएम्प्ट कर रहा था कि शायद पाकिस्तान जवाब देगा। उन्होंने हमारे 3 एयर बेसिस पे हमले किए, हमने वो मिसाइल उनको रास्ते में जीरो किया, खराब किया कि वो तबाही नहीं ला सके जिसके लिए वो भेजे गए थे। लेकिन उस दौरान जब अमेरिकन सैटेलाइट ने सदर ट्रंप को बता दिया उनके लोगों ने कि ये पाकिस्तान तो अब लॉन्च कर रहा है, यहाँ मिसाइल गाड़ियां बाहर आ चुकी हुई हैं, तो हमारे आर्मी चीफ को कॉल आ रही थी, वो नहीं ले रहे थे कॉल। उन्होंने मार्को रूबियो की कॉल उस वक्त ली जब हमने जवाबी हमला शुरू कर दिया था, और फिर मार्को रूबियो ने ये ऐलान किया कि मेरी जनरल आसिम मुनीर से बात हुई है, कोई हमने नहीं ऐलान किया था। और प्राइम मिनिस्टर जिस तरह बता रहे हैं बार बार शहबाज शरीफ साहब के वो और आर्मी चीफ मुसलसल कर रहे थे। मेरी इत्तला के मुताबिक वो जिस तरह उन्होंने बात बताई, लेकिन उससे पहले रात को पिंडी में एक अहम मीटिंग हुई थी जिसमें ये तमाम तर फैसले तफसीलात तय कर ली गई थी, गो हेड था। और फिर जर्नैल ने, हमारे आसिम मुनीर ने जो अब फील्ड मार्शल हो चुके हुए हैं, इन्होंने नारा तकबीर अल्लाह अकबर लगाया और दुश्मन पर हमारी फौजें टूट पड़ी। आप ये देखें कि जिस दौरान हमारी फौज खबर दे रही थी वहाँ इंडिया में कोहराम मचा हुआ था, हमारे ड्रोन उनके शहर दिल्ली में और गुजरात में फिर रहे थे, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। मिसाइल हमारे तबाहियां फैला रहे थे। LOC और जो वर्किंग बाउंड्री है उस पे हमारे सिपाही खड़े हुए थे जवां-मर्दी के साथ, और फिर जब हमारे तैयारों ने निशाने बनाई हैं, उनकी चौकियां, उनका ब्रिगेड हेडक्वार्टर, तो आज भी हमारे पास उनकी कई चौकियां मौजूद हैं। वो बात नहीं कर रहे LOC पे, क्योंकि LOC पे सीज फायर लागू नहीं होता। और यही उनका ख्याल ये था कि वो पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर में कई किलोमीटर तक अंदर घुस आएंगे। लेकिन जवाबन हमने जब घुस के मारा है तो ये ऐसा नतीजा था जिसका हमारे DGISP अहमद शरीफ चौधरी ने कहा था कि दुनिया देखेगी और बताएगी, हमें बताने की जरूरत नहीं होगी। सारी दुनिया ने तस्लीम किया। तो फिर काबीना ने कौमी उमंगों के मुताबिक वो फैसला किया जिसके आसिम मुनीर हकदार थे और उन्हें फील्ड मार्शल बनाया। आमिर साहब, आपने बड़ी बेहतरीन अंदाज में प्रिसाइजली सारी तफसीलात से हमें इस हवाले से आगाह की है। अब PTI के हवाले से बात कर लेते हैं। तहरीक इंसाफ स्पीकर और वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने से मुतालिक बयानबाजी कर रही है। असद कैसर कहते हैं कि अदम एतमाद लाई जाएगी, मगर गौहर इसकी तरदीद कर रहे हैं। किसकी बात पर यकीन किया जाए? क्या लगता है आपको, और क्या PTI इस वक्त इन हाउस तब्दीली लाने की पोजीशन में है? आप असद कैसर के बयान को देखें कि आमिर डोगर और बैरिस्टर गौहर दोनों ने तरदीद की कि कोई ऐसी चीज नहीं है।
कल वहां पे भी बताई गई बात, जब अडयाला जेल से मिलके निकले तो बताया गया कि कोई ऐसा फैसला नहीं है। तो ये मुसलसल पीटीआई के अंदर बदगुमानियां एक दूसरे के बारे में मौजूद हैं। जी। तो वो क्या तहरीक चलाएंगे और क्या वो अदम एतमाद लाएंगे, तो स्पीकर अयाज सादिक इस बात पे यकीन कर लें। ये उन्होंने जब चंद माह पहले बात आई थी कि अदम एतमाद ला रहे हैं, तब भी कही थी और अब भी कही कि आप अदम एतमाद लाएं, पीटीआई के वोट भी उनके साथ नहीं दे रहे होंगे। तो ये उनका यकीन है। और उसी तरह वो एक ही बंदा जवाब दे रहा है, किसी ने गवर्नमेंट ने जवाब नहीं दिया कि शौक पूरा कर लो। स्पीकर के खिलाफ आई तो स्पीकर ने कह दिया ले आए। तो ये हरबे हैं जो अपोजिशन इख्तियार करती है। उन्होंने पहले 26 नवंबर किया, क्या क्या तारीखें, हमले, जलसे, सब वो नाकामी से दो चार हुए। अभी तो उनकी अपनी सफ़ों में आपस में बहुत मुश्किलात हैं। वो अडयाला जेल में जब जाते हैं, एक हफ्ते बात होती है कि जी हुकूमती नुमाइंदों की मौजूदगी में मुलाकात होगी, और फिर अगले हफ्ते जवाब आता है कि नहीं, मैंने तो सिर्फ आर्मी से बात करनी है। तो आर्मी तो अभी तक बात नहीं कर रही उनसे। तो सर फिर बात चल कहाँ रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पर बानी पीटीआई की मुमकिन रिहाई और बैकडोर राब्तों की बड़ी अफवाहें गर्म हैं। डील के भी दावे सामने आ रहे हैं। बैकडोर राब्तों और डील से मुतालिक खबरों में फिर किस हद तक हकीकत है? देखिए, सियासी रहनुमाओं को जेल हुई है, उनको सजा हुई है और उनकी अहलिया को भी सजा हुई है। तो जमानत तो उनका हक है जो अदालत से किसी भी वक्त मिल सकती है, लेकिन उसके लिए उन्हें सियासी अमल में आना होगा। उन्हें अपनी धमकियों से बाज आना होगा। और उनको पता है कि उनको वो अदालती सहूलतकारी नहीं रही जो आज से 1 साल पहले उनके पास मुकम्मल तौर पे मौजूद थी। बेमिसाल मुकदमात, बेमिसाल जमानतें, और मुकदमात में भी एडवांस में भी जमानतें हुई। खान साहब की अदालतें और जजेस उनका इंतजार किया करते थे। तो अब वो सिचुएशन नहीं है। तो उन्होंने अवामी दबाव से बनाने की कोशिश की, वो भी नहीं रही। तो अब ऐसे में वो सिर्फ चाहती है कि फौज उनसे बराह रास्त मुज़ाकरात करे। फौज पाकिस्तान को चलाना चाहती है, इसलिए वो उन्होंने बाकायदा कहा कि 9 मई पे आपको माफी मांगनी होगी और हुकूमत से बात करनी होगी। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। मौक़िफ़ आज भी वही है और इमरान खान को जल्द या बदेर ये एहसास होगा कि उन्हें हुकूमती नुमाइंदों की मौजूदगी में मुज़ाकरात करने होंगे, जिसमें एस्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदे भी मौजूद होंगे। ज़ाहिर है वो पब्लिक तो नहीं होंगे, लेकिन कल का उनका बयान उनके इन सारी अफवाहों को जो फैलाई गई, चलाई गई, उनसे दूर ले गया है। अब आप देखें, अली अमीन गंडापुर एक दफ़ा दोबारा नजर आएंगे मैदान में। उसके बाद अगर कोई बातचीत का रास्ता खान साहब ने लिया तो शायद उनकी जल्द रिहाई की जो गुफ्तगू है वो ये नहीं है कि इमरान खान कोई ईद से पहले आ जाएंगे, जल्द आ जाएंगे। वो कब आएंगे ये सारी बातचीत पर मुनसर होगा, लेकिन जो फौरन छू मंतर की कहानी हो रही है वो नहीं। अच्छा, लेकिन आमिर साहब, ये जो चंद दिन पहले ये खबरें आ रही थी कि बानी पीटीआई वज़ीर आज़म की पेशकश पर मुज़ाकरात के लिए आमादा हो गए हैं, मगर गुज़िश्ता रोज़ ही अलीमा खान ने वाज़े कर दिया कि बानी चेयरमैन हुकूमत के साथ किसी सूरत मुज़ाकरात नहीं करेंगे। पीटीआई में मुतज़ाद ये जो बयानियाँ आते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, इसकी वजह आपको क्या नज़र आती है? एक दूसरे पे अदम एतमाद होना, लैक ऑफ कम्युनिकेशन होना, लैक ऑफ ट्रस्ट होना, जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी है, विद इन दी पीटीआई भी है। तो जब वो मान गए थे बात बढ़ जानी थी, लेकिन जब कल उन्होंने इनकार कर दिया तो बात रुक गई है। अब खान साहब के मानने के बाद ही कुछ तय होगा। मेरी इत्तला के मुताबिक कुछ ऐसा नया फौरी तौर पे नहीं होने जा रहा कि जी कोई मुज़ाकरात एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनके होने जा रहे हैं। आज शायद अडयाला जेल में पहली समात भी होने जा रही है, वहां पर तोशाखाना की, और फिर आगे 9 मई के जो GHQ हमला केस है वो भी एक तवील अरसे के बाद दोबारा खुल रहा है। अडयाला जेल में आ जाएगा अगले हफ्ते तक या जो भी उनकी तारीख है, और फिर ये केस अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे, और ये हर सूरत में पहुंचेंगे। बाकी जमानतें कोई रियायत लेना, वो बातचीत का अमल अलग से होगा। अच्छा आमिर साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो कल बयान आया उससे तो पता चल गया कि वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं कर रहे, लेकिन सर वो हम देख रहे हैं कि अदालती हुक्म मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद बानी पीटीआई ने 9 मई के मुतादिद मुकदमात में पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने से भी इनकार कर दिया है। इस इनकार की क्या वजह हो सकती है? बानी चेयरमैन पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने को आखिर तैयार क्यों नहीं है? मसला क्या है? वो कहते हैं मेरे वकला लाएं और फिर उनकी मौजूदगी में टेस्ट हो। अच्छा, तो ये जो इनकार है और जो इंतजार है, बुनियादी तौर पे ये उसी हद तक था जब कल उन्होंने फाइनल इनकार कर दिया कि वो हुकूमत के नुमाइंदों के साथ बैठ के बात नहीं करेंगे। तो अब आगे उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल वक्त और आने वाला है, चूंकि अदालत का हुक्म है
और ये मंशा भी है रियासत की कि उनका पॉलीग्राफिक टेस्ट कराया जाए। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि 9 मई वाले जो GHQ के केस हैं वो अब जो अदालत में 2 महीने से नहीं चल रहे थे वो अब चलेंगे। ये बात समझ लेनी चाहिए कि जब आप कोशिश कर रहे थे कि जंग के दौरान आपकी जमानत हो जाए, रिहाई हो जाए, और प्रेशर आपकी पूरी पार्टी ने डाला तो किसी ने जवाब भी नहीं दिया था। ये PTI की सियासी क़यादत के समझने की बात है कि वो इमरान खान से मुज़ाकरात करे, बात करे, क्योंकि इमरान खान को उनके अपने लोग भी बात करते हुए डरते हैं। वो जो कह देते हैं तो फिर ये आगे से बोलते नहीं। मेरी कल की भी इतला है कि बैरिस्टर गौहर बात करते रहे और अली जफर और राजा सलमान जो हैं वो उन्होंने कोई बात नहीं की इस तरह की, बल्कि उससे ये तासुर हुआ कि इमरान खान की बात ये दोनों चला रहे हैं, अलीमा खान चला रही हैं, और जो लोग चाहते हैं कि कुछ बातचीत के रास्ते इमरान खान को रिलीज कराया जाए उनको कल नाकामी हुई। आमिर साहब, इस पर भी कमेंट कीजिएगा। सेनेटर फैसल वावडा ने पंजाब हुकूमत के खिलाफ नया महाज खोल दिया है और इसे टिकटॉकर्स हुकूमत करार देते हुए कहा कि कनीज़ों और नौकरानियों को वजीर बनाने के लिए तरमीम लाई जाए। फैसल साहब ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? कौन मजबूर कर रहा है? ऐसे बयानात क्यों दिए जा रहे हैं? मीडिया पे आ गए हैं वो, उनके जवाब उज़्मा बुखारी ने दे दिया है। मेरा ख्याल है काफ़ी है, इस पर मुझे तबसरे की ज़रूरत ही नहीं। अच्छा सर, लास्टली ये कमेंट कर दीजिएगा कि इस वक्त मुल्क में कौमी यकजहती की फ़िज़ा को बरकरार रखने के लिए सियासी हमांगी कितनी ज़रूरी आप समझते हैं, और ख़ास तौर पर हुकूमत और PTI के दरमियान सियासी हमांगी को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, बनाया भी जा सकता है या नहीं? देखिए, हुकूमत की तरफ से शहबाज शरीफ ने बराह रास्त कौमी असम्बली में फ्लोर पे कौमी यकजहती की बात करते हुए ऑफर की थी कि टॉक्स करें जी। वो इमरान खान ने रिजेक्ट कर दिए हैं। तो वन वे तो कौमी यकजहती नहीं चल सकती ना। उन्होंने मुज़ाकरात नहीं किए और जो लोग उनके डाई हार्ट्स थे वो सारे कर रहे थे रिलीज इमरान खान। तो ना इमरान खान रिहा हुए और जंग भी अल्हम्दुलिल्लाह जीत ली और जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पे तरक्की भी दे दी गई। तो अब और क्या वो देखेंगे? उनको वो देख लें, अगर उनके अंदर इतनी जिसको कहते हैं ना सियासी तौर पे वो अज़्म है और वो लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं तो कोशिश कर लें, क्योंकि जबरदस्ती तो वो बात नहीं बनवा सकते। ये तो फैसला है कि जबरदस्ती जो आप कट ऑफ डेट देंगे, कोई लाइन देंगे, उसके ऊपर तो आपसे कोई बात नहीं करेगा, ना मुज़ाकरात करेगा, क्योंकि तहरीकें आपने कई दफा चला ली हैं और चलाने वाले भी थक चुके हैं जो थोड़े बहुत लगे हुए थे। अब नए नए लोगों को आजमाया जा रहा है, लेकिन जब वो ग्राउंड में आते हैं तो उनको पता लगता है कि ये इतना आसान काम नहीं है जितना कहा जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, वो लोग भी यकीनन थक चुके हैं। बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना तज्जिया दे रहे। हमने देखा कि जो बातें हो रही हैं तहरीके इंसाफ के अंदर से, बहुत सारे अब तो मुतज़ाद बयानात एक अरसे से सुनने को मिल रहे हैं। कोई एक बात करता है, कोई दूसरी बात करता है, और फिर ये इल्ज़ाम भी लगाया जाता है, अलीमा खान की जानिब से भी ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये सब मिलकर जो है इमरान खान साहब को जो है वो अंदर रखना चाहते हैं। इनकी कोशिश है कि वो जेल में रहे ताकि इनकी जो दुकान है वो चलती रहे। बिल्कुल, ये प्रोमिनेंट हो रहे हैं ऑब्वियसली। अभी नाज़रीन लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद हेल्थ के हवाले से, सेहत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि गर्मी में ख़ुद को किस तरह बचाया जा सके, और इसके साथ साथ आँखें जो हैं कितनी बड़ी नेमत है और इसकी हिफाजत कैसे करनी है आपको गर्मियों के मौसम में। सो टेक अ ब्रेक। व्यूअर्स, दुनिया के सबसे बड़े जमहूरियत के दावेदार भारत का मकरू चेहरा खुलकर दुनिया के सामने आ गया है। मोदी का भारत खास तौर पर अक़लियतों के लिए जहन्नुम बन चुका है और सांस लेना जुर्म बन गया है। भारत में हिंदुत्व का राज है, जहां पर इबादत जुर्म बन चुकी है। हिंदुओं के अलावा दीगर अकायद को बगावत और सच बोलने को दहशतगर्दी करार दिया जा रहा है। मुसलमानों की नस्लकुशी और कश्मीरियों पर जुल्म और सितम तो दिहाइयों से जारी है, मगर अब मोदी सरकार ने सिख बरादरी के लिए भी भारत की ज़मीन तंग कर दी है। करतारपुर आधारी की बंदिश सिर्फ एक मजहबी मकाम को बंद करना नहीं, बल्कि करोड़ों सिखों के जज्बात पर हमला है। अपने हक के लिए आवाज़ उठाने पर भारत समेत दीगर ममालिक में भी सिख रहनुमाओं को चुन चुन कर कत्ल किया जा रहा है। 1984 के खूनी ऑपरेशन ब्लू स्टार से लेकर 2024 तक पूरी तारीख सिखों के खून से लिखी गई है। भारतीय पंजाब से पानी छीनकर सिखों का माशी कत्ल किया जा रहा है। आज भारत में ना इंसानियत बाकी बची है, ना इंसाफ। सिर्फ हिंदू अक्सरियत की बालादस्ती का जुनून है जो हर अक़लियत को कुचल देना चाहता है। मोदी से तंग भारतीय सिखों ने आलमी सतह पर इंसाफ का मुतालबा कर दिया। सिख बरादरी ने मोदी को आलमी अदालत के कटहरे में लाने का मुतालबा किया है। भारतीय सिखों ने कहा कि हम नरेंद्र मोदी को फांसी की सजा दिलवाएंगे। दूसरी जानिब खालिस्तान तहरीक ने शशि थरूर की क़यादत में भारतीय वफ़द पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए अमरीका पहुंच रहा है, लेकिन सिख कम्युनिटी ने इस दौरे के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया।
इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं खालिस्तान तहरीक के रहनुमा सरदार गुरपतवंत सिंह पन्नू साहब। बहुत शुक्रिया सिंह साहब आपके वक्त का। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ आलमी सतह पर मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम का आगाज़ कर दिया, जिसके लिए 51 भारतीय अरकान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल 7 सिफारती वफूद तश्कील दिए गए। ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया पाकिस्तान के किरदार को सराह रही है, क्या भारत अपनी झूठी और मकाराना मुहिम के जरिए आलमी ज़मीर को आप समझते हैं गुमराह कर पाएगा? पाकिस्तान के सारे मेरे भैनों ते भरावां नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। देखो जिहड़ा यह हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान ते शैतान ये इक्को ही नाम है। जिहड़ा शैतान हुंदा वो अपनी हार कदी भी नहीं मनदा। एक जगह तो हार के वो दूसरी जगह दे उत्ते अपनी जित नूं दिखाउण वास्ते पहुंचदा है। यही नरेंद्र मोदी जिहड़ा है ते हिंदुस्तान करता पिया है। पर अज दुनिया दे विच सब नूं पता है कि यह जिहड़ी जंग लगाई सी हिंदुस्तान ने, उहदे विच इन्हां दी हार हुई है ते पाकिस्तान दे अवाम दी सरकार दी ते फौज दी फतेह हुई है। जिहड़े इन्हां दे वफद जिन्हां नूं असीं अतवादी वफद कह रहे हैं, जिहड़े बाहर आ रहे हैं, उन्हां नूं 6 फॉर जस्टिस ते खालिस्तान रेफरेंडम वाले असीं खुल्लेआम उन्हां नूं काउंटर करांगे, चैलेंज करांगे। असीं यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ते यूएस कांग्रेस के जिहड़े नुमाइंदे इत्थे उन्हां तक पहुंच करके असीं यह डॉक्यूमेंटेशन देंगे कि पहलगाम जिहड़ा हिंदुआं दी कतलोगारत कीती है वो भारत दी एजेंसियां ते भारत दी प्रॉक्सीज ने अजीत डोवल दे राहीं कराई है। जिवें इन्हां ने 36 ਸਿੰਘਪੁਰਾ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਕਰਾਈ ਸੀ ਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ KS ਗਿੱਲ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਾਊਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬੈਟਲਫੀਲਡ ਹੈ, ਮੈਦਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। बिल्कुल ठीक। सिंह साहब हमें ये बताइए, मोदी सरकार ने प्रोपेगेंडा मिशन के लिए अपनी सियासी मुखालिफ जमात कांग्रेस के रहनुमा शशि थरूर को वफ्द का सरबराह मुकर्रर किया। शशि थरूर जैसे शख्स को मोदी हुकूमत के एजेंडे का हिस्सा बनाने की क्या वजह हो सकती है? देखो जिहड़ा शशि थरूर है वो किस नूं रिप्रेजेंट करता है? उस कांग्रेस नूं, क्योंकि जदों आउंदी है हिंदुस्तान दे विच सिखां दी नस्लकुशी होवे जां मुसलमानां दी नस्लकुशी होवे, ये सरकार करदी है। जिथे बीजेपी दी सरकार ने मुसलमानां दी नस्लकुशी कीती है 2000 तो लैके हुण तक, उत्थे ही आर्थिक नस्लकुशी सिखां दी ते पंजाब दी जिहड़ी बीजेपी दी सरकार कर रही है। उस तो पहला शशि थरूर दी पार्टी जिहड़ी है कांग्रेस वो करदी सी। दरबार साहब दे उत्ते फौजां दा हमला नवंबर 1984 च सिख नस्लकुशी। सो इन्हां दे चेहरे ते इन्हां दे मार्का हुंदा ना, इन्हां दे उत्ते मार्का लगा है, एक दे उत्ते मार्का बीजेपी दा, दूजे दा कांग्रेस दा। पर अंदरों ये सारे जेनोसाइडल जिहड़ी वायलेंस हुई है, चाहे मुसलमान भरावां दी चाहे सिखां दी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੈ। सो हुण जदों गल आउंदी है हिंदुस्तान दी हार दी ते उन्हां ने यह नैशनलिज्म जिहड़ा है एजेंडा बाहर कढ के लिआंदा है कि जी असीं सारे इकट्ठे हाँ पाकिस्तान दे खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान दे नाल इस वक्त पूरे हिंदुस्तान दा ते पंजाब दा सिख नाल खलो गया। सो उन्हां नूं हुण इस नूं काउंटर करन वास्ते सारिआं नूं इकट्ठा होना पै रिहा है। बिल्कुल, मोदी हुकूमत को ये बहुत तकलीफ पहुंचाती है बात कि पाकिस्तान और सिख जो हैं वो एक साथ हैं। ये कहिएगा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की एटमी सलाहियतों और दहशतगर्दी के खिलाफ किरदार को अप्रिशिएट कर रहे हैं और पाकिस्तानियों की तारीफ़ें करते भी नहीं थक रहे। ऐसे में भारतीय वफ़द ट्रंप इंतज़ामिया को पाकिस्तान के खिलाफ बयानिए पर कैसे कायल कर पाएगा? बिल्कुल नहीं जी। जिहड़ा डोनाल्ड ट्रंप प्रेजिडेंट है, ही इज़ ए वेरी शार्प एंड इंटैलीजेंट प्रेजिडेंट। वो किसी दियां गल्लां दे विच नहीं आउंदे ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਝੂਠੇ ਤੱਥ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਫਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਯੂਐਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਨੇਫੇਰੀਅਸ
propaganda that they are labeling Pakistan as a terrorist country, as a sponsor of terrorism, and they manufactured this war. ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿਆਸਤ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਂਡ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਐਂਡ US ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ is not going to buy any negative propaganda against Pakistan. इस पर भी ज़रा कमेंट कीजिएगा। शशि थरूर की क़यादत में भारतीय वफ़द पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए अमेरिका पहुंच रहा है, लेकिन सिख कम्युनिटी ने इस दौरे के ख़िलाफ़ एहतजाज का ऐलान कर दिया है, जैसे कि अभी आप तज़किरा भी कर रहे थे। इस एहतजाज का मकसद क्या है और सिख बरादरी इस मौका पर दुनिया को क्या पैगाम देना चाह रही है? देखो, सिख बरादरी ने नहीं कीता, ये तुसी तुहाडे चैनल्स भी ते तुहाडी सरकार भी वार-वार सिख बरादरी कह रही है। सिर्फ सिक्स फॉर जस्टिस, सिर्फ खालिस्तान रेफरेंडम वाले, सिर्फ खालिस्तान रेफरेंडम वाले ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰੀਏ। ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਵੀ ਖੜੇ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਲੈ ਲਓ, 71 ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਬੈਟਲਫੀਲਡ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਵਾਰਫੇਅਰ ਅਗੇਂਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। We stand with Pakistan and we are going to amplify Pakistan's position in Washington DC, in London, in Italy, in Germany and in any other place where we find that Indian propaganda machinery is going there. सरदार साहब, आप पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं, सिख फॉर जस्टिस जो है पाकिस्तान का साथ देता, पाकिस्तान इसको बड़ी कदर की निगाह से देखता है। सर, ये कहिएगा कि भारतीय झूठे बयानिए का तोड़ करने के लिए अब बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में काला सतही वफ़द तश्कील दे दिया गया है। रवां हफ्ते ये पाकिस्तानी सिफारती वफ़द अमरीका, बरतानिया और दीगर अहम ममालिक का दौरा करने जा रहा है। भारत के झूठे प्रोपेगेंडे के खिलाफ पाकिस्तान की जारहाना और मौसर हिकमत अमली आपकी नज़र में क्या होनी चाहिए, क्योंकि आप भी बहुत अरसे से तहरीकें चला रहे हैं, प्रोपेगेंडे का जो है वो मुकाबला कर रहे हैं। सर, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, UK, US ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜੋ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਏ ਹੈ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬ੍ਰਿੰਗ ਐਵੀਡੈਂਸ, they should bring proof, they should bring documentation, and they should have a strategy that we asked for an investigation, and this Operation Sindoor is manufactured in New Delhi just to target Pakistan and label Pakistan as a sponsor of terrorism. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਤਵਾਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਜੋ कि पूरे ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ खिलाफ है। बिल्कुल ठीक है, बड़ी आपकी जानिब से जो है वो साहिब राय है, बड़ी आपकी जानिब से अच्छी तजावीज़ जो है वो दी गई हैं पाकिस्तानी वफ़द के लिए। और बिल्कुल जो भारतीय वफ़द इतना बड़ा जो है 51 रुकनी वफ़द जो पहुँच रहा है, दुनिया का दौरा करेगा, मुख्तलिफ ममालिक का, अहम ममालिक का, उसे बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सिख फॉर जस्टिस के जो रहनुमा हैं और उसके अलावा जो लोग हैं, खालिस्तान तहरीक के जो लोग हैं, वो वहाँ पर मौजूद होंगे, एहतजाज करेंगे, उनका रास्ता रोकेंगे, तो यकीनन ये उनके लिए बड़ा बाइस परेशानी होगा। इसी के साथ प्रोग्राम में अब वक्त हो गया एक ब्रेक का। स्टे विद अस। एक बड़ा अहम फैसला है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। नाज़रीन, कुछ मुकदमात सिर्फ अदालतों में नहीं लड़े जाते, वो मुआशरे के ज़मीर पर भी गहरा असर डालते हैं। उनकी बाज़ सिर्फ रिपोर्ट्स या फैसलों तक महदूद नहीं रहती, बल्कि वो इंसानियत, इंसाफ और मौशरती इक़दार की कसौटी पर भी परखे जाते हैं। ऐसा ही एक केस था नूर मुकद्दम कत्ल केस, जिसने जुलाई 2021 में पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया।
एक बेगुनाह पढ़ी लिखी बाहिम्मत लड़की को सफाकी से कत्ल किया गया। कातिल कोई अजनबी नहीं बल्कि उसका साबिक दोस्त जाहिर जाफर था, जिसने इस्लामाबाद में वाक़ अपने घर में उसे 2 रोज तक कैद रखने के बाद निहायत बेदर्दी से उसकी जान ले ली। इब्तदाई तहकीकात, गिरफ्तारियां, चलान, ट्रायल्स और फिर अदालतों के कई मराहिल तय करते हुए बिलाखिर गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जाहिर जाफर की अपील मुस्तरद करते हुए सजाए मौत को बरकरार रखा। अदालत ने अपने फैसले में करार दिया कि जुर्म साबित है और ये सजा इंसाफ के ऐन तकाज़ों के मुताबिक है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं, इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, अदील सर हमारे साथ हैं। अदील, बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिए जाने वाले फैसले के अहम नकात से तफसीलन आगाह कीजिए और साथ ही साथ हमें ये भी बताइए कि फैसला कानूनी और समाजी लिहाज से कितना अहम समझा जा रहा है। एक टेस्ट केस भी इसको लिया जा रहा था और हमने देखा जिस तरह सोशल मीडिया और पाकिस्तान के ट्रेडिशनल मीडिया ने इसको कवर किया और जिस तरह ट्रायल कोर्ट ने सबसे पहले 4 माह के अंदर इस केस का ट्रायल मुकम्मल किया और फिर हाई कोर्ट ने भी इसमें किसी भी तरह की ताख़ीर नहीं बरती, फौरी तौर पर जो फैसला है उसके हवाले से उसको रिव्यू किया और उसके ऊपर फिर उसी फैसले को बरकरार रखा जो था जाहिर जाफर की सजाए मौत और दीगर 2 मुल्ज़िमान जो कि एक माली है और एक चौकीदार हैं उनके घर के, उनको 10-10 साल कैद ट्रायल कोर्ट ने सुनाई और उसके बाद हाई कोर्ट ने भी उसे बरकरार रखा और इवेंचुअली जब ये मामला लैंड किया, अब देखें 2021 से ये शुरू होता है केस और 2025 में आज हम मौजूद हैं और ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डिसाइड कर अदील, बिल्कुल ये बड़ा स्पीडी ट्रायल हुआ, हमने देखा और बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है। ये बताइएगा कि अदालत ने रेप की सजा को उम्र कैद और अगवा की सजा को ख़त्म करने का जो फैसला दिया, सजा जो थी अगवा की उसको 1 साल तक महदूद रखा 10 साल से, इस पर कानूनी माहिरीन और मुतासरा ख़ानदान का क्या रद्द अमल अब तक सामने आया? देखें, मुतासरा ख़ानदान हो या कानूनी माहिरीन हो, एक बात तो यहाँ पर बिल्कुल वाज़ेह है और जैसा कि आपको मालूम है कल जस्टिस हाशिम काकड़ साहब ने, जो कि बेंच के सरबराह हैं, उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन भी दी कि शायद उनके अदालती करियर की ये पहली कैपिटल पनिशमेंट है, सजाए मौत है, जो उन्होंने बरकरार रखी है। अमूमन हमने देखा है एपेक्स कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब मामला आता है तो अमूमन जो सजाए मौत होती है उसको उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाता है और 302 की जो दफ़ा है, जो कत्ल की दफ़ा है, उसके ऊपर अदालत की जानिब से सजाए मौत को बरकरार रखा गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, जबकि रेप के मामले के ऊपर उसे उम्र कैद में तब्दील किया गया है। और इसी तरह अगवा का अदालत ने बारहा यहाँ पर वाजे किया है कि क्योंकि अगवा का केस ये बनता नहीं है, जो मुल्ज़िमा थी, जो नूर मुकद्दम साहिबा थी और उनके साथ जो जाहिर जाफर, इनका एक ताल्लुक था और ये एक तवील अरसा से एक साथ रह रहे थे और ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। बिल्कुल अदील, आप सही कह रहे हैं, यानी समाअत के अंदर ये भी रिमार्क से सुनने को मिले, ये भी ऑब्जर्वेशन दी गई कि जो लिविंग रिलेशन है उसके तारीख पर सोसाइटी के अंदर डिस्कशन होनी चाहिए और साथ ही साथ जिस तरह से ड्रग्स का इस्तेमाल होता है इस पर भी जो है वो गहरी नजर रखने की ज़रूरत है और ये मामला ज़ेर बहस लाने चाहिए। बहुत शुक्रिया अदील, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तो नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है, आपसे इजाज़त लेते हैं। कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।